हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का ये पहला चैप्टर है और इसके जो ऑथर हैं, लेखक हैं, महात्मा गांधी। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑथर कौन हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका अर्थ हुआ इंडियन, भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता एंड कल्चर मतलब संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता थे और ऐसा गुजरात में एक तरह की परंपरा है कि जो पुत्र हैं, संतान है, वो अपने पिता के जो नाम है अपने नाम के पीछे लगाते हैं। 1869 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर नामक जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था 1869 में। और ख़ास बात यहाँ से आपको ध्यान में रखने की है कि 2 अक्टूबर को इंडिया में हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। कारण क्या है कि महात्मा गांधी ने जहाँ भी एक सिविल राइट मूवमेंट चलाया, नागरिक अधिकार के लिए जो आंदोलन चलाया, उन्होंने मुख्य औजार के रूप में अहिंसा का प्रयोग किया था और सत्य का प्रयोग किया था और यहाँ तक कि उन्हें सफलता भी मिली थी। जितने भी नागरिक आंदोलन हुए, नागरिक अधिकार के लिए जो आंदोलन हुए, उसमें अहिंसा, गांधी जी की जो फिलॉसफी थी अहिंसा, उसका प्रयोग किया गया। रेनबो में ही आप देखेंगे, आगे चैप्टर नंबर 4 है जिसमें आई हैव ए ड्रीम है, एक स्पीच है जो कि एक हिस्टोरिकल स्पीच है, ऐतिहासिक स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। अमेरिका में जो एक तरह से भेदभाव था, रंग भेद की जो नीति थी, दास प्रथा थी, उसके खिलाफ वो स्पीच थी। और जो मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर हैं, वो भी गांधी जी की फिलॉसफी, इस फिलॉसफी से बहुत ही प्रभावित थे। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे ही। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि 1869 में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के तारीख को, और उस तारीख को गांधी जयंती मनाया जाता है और साथ में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे का लाइन है पॉपुलरली नोन एज, आमतौर पर उन्हें जाना जाता है बापू, बापू के नाम से उन्हें जाना जाता है या फिर द फादर ऑफ द नेशन के रूप में जाना जाता है। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, वो एक आध्यात्मिक नेता थे, राजनेता से कहीं अधिक वो क्या थे, तो एक आध्यात्मिक नेता थे। इसका अर्थ था कि वो नैतिकता और मानवता जैसे मूल्यों पर ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, राजनेता से कहीं अधिक वो क्या थे, तो आध्यात्मिक नेता थे। आगे का लाइन है ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड, उपयोग किया, ट्रुथ, सत्य का, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को एक प्रमुख औजार के रूप में, हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया था। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी दिलाने में काफ़ी मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस अपने देश लौट आए थे हमेशा के लिए। पहले वो 1891 ईस्वी में जब उनका 22 साल की उम्र में जो है वकालत कंप्लीट हो गया था, लंदन से उन्होंने वकालत की थी, बैरिस्टर थे, तो प्रैक्टिस के लिए वो अफ्रीका चले गए थे, लॉ की प्रैक्टिस के लिए। 1893 ईस्वी में गए थे। उसके बाद वो कई बार अप डाउन किए, अफ्रीका गए, वापस आए। वहीं से उन्होंने सर्वप्रथम जो है वो अहिंसात्मक जो है एक तरह से अहिंसा का जो प्रयोग है अफ्रीका से ही उन्होंने किया था। नागरिक अधिकार की जो भी मूवमेंट थी, आंदोलन थी, उसमें तो सर्वप्रथम उन्होंने वहीं से शुरू किया था
वो भी जो एक तरह से कहें कि जो ब्रिटिश रूल थी वहाँ भी अफ्रीका में, तो वो भी था कि जो स्थानीय लोग थे, जो काले लोग थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसके खिलाफ ही एक नागरिक आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन वहाँ चलाया गया था, जिसमें इन्होंने अहिंसात्मक रुख अपनाया था। तो शुरुआत वहीं से हुई थी और इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। 1915 में ये वापस आ गए। यहाँ आने के बाद जाकर के भारत में भी जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम था, आंदोलन चल रहे थे, उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी। इसकी शुरुआत उन्होंने 1917 के चंपारण आंदोलन से किया था। बिहार में किसानों की स्थिति के लिए अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ जो है, खास करके जो तीन कठिया पद्धति थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। इसमें हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, बिहार के ही थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो भी इसमें शामिल थे। तो 1915 से 1948 तक इन्होंने कई तरीकों से भारत की जो राजनीति थी, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने पूर्ण रूप से जो भारतीय राजनीति है उसको प्रभावित किया था, कंप्लीटली डोमिनेट किया था 1915 से 1948 तक। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि 1915 से लेकर 1948 तक के बीच में गांधी जी का जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका है। जितने भी आंदोलन आप देख लीजिए, उसमें से ज़्यादातर आंदोलन जिसके बारे में हम जानते हैं, उसमें गांधी जी की भूमिका अहम होती है। 1917 के बाद 1920 में आ जाते हैं, जहां असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा पूरे देश में चला जाता है, जो कि जिसमें देश के हर गली, हर जगह के लोग उसमें शामिल थे। हालांकि हिंसा होने की वजह से उसे वापस ले लिया गया था। इसी तरह से 1930 में वापस से असहयोग आंदोलन के तर्ज पर ही उन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। 1942 में भारत से अंग्रेज को हमेशा के लिए खदेड़ देने के लिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था और डू और डाई का नारा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं 1947 में जाकर के आखिरकार भारत ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो जाता है। लेकिन गांधी जी का ये कभी सपना नहीं था कि भारत आज़ाद होते हुए दो मुल्क, दो देशों में बंट जाएं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हालांकि उन्होंने पूरी जीवन जो है वो अहिंसा के रास्ते पर चलने का काम किया था, लेकिन उनकी जो हत्या हुई, मृत्यु हुई, उनका जो अंत हुआ वो एक हिंसा से हुई थी। He died at the hands of a fanatic on 30th January 1948। उनकी मृत्यु हो गई किसके हाथों? At the hands of a fanatic। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथ, ठीक है। तो कट्टरपंथी के द्वारा, किसी एक कट्टरपंथी के द्वारा, आप जानते हैं वो थे नाथूराम गोडसे, जिनके हाथों इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948। ये प्रार्थना सभा से लौट रहे थे, तो उसी समय इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी। इससे पहले भी उनकी हत्या की कोशिशें की गई थी। तो ये बातें, तो उनकी हत्या कर दी गई थी एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एक कट्टरपंथी के हाथों, ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। तो ये सभी फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। उनकी हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। आगे का लाइन देखिए, हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। व्यक्ति अगर अपने बारे में ही अपनी जीवनी खुद लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। तो गांधी जी ने भी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, अपने बारे में लिखी। उसका टाइटल जो है, उनका जो बुक था आत्मकथा का, वो टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग। ये मार्केट में भी बुक अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सत्य के साथ जो प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बारे में उन्होंने अपनी जो है वो आत्मकथा लिखी है। तो उसको आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको और अधिक गांधी जी के बारे में आपको नॉलेज हो जाए, या फिर बहुत सारे उनकी जो फिलॉसफी है उसके बारे में आप जान पाएँ। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है एक न्यूज़पेपर था जिसमें गांधी जी लिखा करते थे, आर्टिकल्स लिखा करते थे। न्यूमरस मतलब होता है असंख्य, बहुत सारे। आर्टिकल्स है आलेख, ठीक है। तो बहुत सारे आलेख जो हैं वो यंग इंडिया न्यूज़पेपर के लिए वो लिखा करते थे। एंड द स्पीचेस, और जो उन्होंने भाषण दिया है, दैट ही डिलीवर्ड, दिया है, डिलीवर मतलब देना होता है, स्पीच देना, ठीक है। ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग मौक़ों पर उन्होंने जो स्पीच दिए हैं, भाषण दिए हैं, रिवील हिम, प्रकट करता है या बताता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ना सिर्फ वे एक मूल विचारक थे, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमैटिक इंग्लिश, बल्कि वे एक शुद्ध और
मुहावरेदार अंग्रेजी में निपुण भी थे। तो उनकी इंग्लिश जब आप पढ़ोगे तो उससे आपको लगेगा कि वो एकदम शुद्ध इंग्लिश जान रहे हैं, अंग्रेजी का जो ज्ञान है उनमें, और जो मुहावरेदार अंग्रेजी है वो भी, उसके भी वो क्या है तो मास्टर हैं। साथ ही साथ वो ओरिजिनल थिंकर भी हैं, मूल विचारक भी हैं। मूल विचारक से तात्पर्य है कि उनकी अपनी फिलॉसफी है, अपना सिद्धांत है और अपने विचार हैं, किसी और के विचार से डेराइव्ड नहीं है। तो इसका मतलब समझ गए कि अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उससे एंड द न्यूमरस आर्टिकल, और उन्होंने बहुत सारे जो असंख्य आर्टिकल आलेख लिखे हैं फॉर यंग इंडिया न्यूज़पेपर में, और जो भाषण उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर दिया है, उससे पता चलता है कि वो एक मूल विचारक थे। साथ ही साथ अंग्रेजी, जो कि शुद्ध अंग्रेजी और मुहावरेदार अंग्रेजी के में भी निपुण थे। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है, जैसे महाभारत के लिए अगर हम कहेंगे तो जो गीता है जिसमें कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से ज्ञान दिया है, तो वो महाभारत का एक निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट। ठीक उसी तरह से गांधी जी ने जो अलग अलग समयों पर अलग अलग अवसरों पर जो स्पीच भाषण दिया है, या फिर जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं, या फिर उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इन सब से ही इसका एक निचोड़ निकाला गया है जिसका टाइटल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू टाइप का कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो क्या है ना, लिटरेरी क्या है, साहित्यिक रूप से क्या है। तो हम इसे कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट, एक निचोड़ है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका वो देखना पड़ेगा ऑप्शंस। तो एक्सट्रैक्ट है, ये ध्यान में रखना है। गांधी जी टॉक्स अबाउट, यानी इसमें इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं, कहते हैं किसके बारे में? अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। साउंड फाउंडेशन मतलब होता है मजबूत नींव, आधार, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो मजबूत नींव है, आधार है, उसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है गुजरते हुए समय, बीतते हुए समय के साथ। विदस्टूड मतलब होता है सामना करना, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक। तो भारतीय सभ्यता जो है उसकी मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं, और भारतीय सभ्यता जिसने क्या किया तो गुजरते हुए समय के साथ उसका सामना किया, हर परिस्थिति का सामना किया। हम देख सकते हैं कि अगर भारत के इतिहास को देखा जाए तो सबसे पहले अगर भारत के इतिहास में, अगर दुनिया के इतिहास में हम देखेंगे तो जो भारत की सभ्यता थी वो बहुत ही विकसित सभ्यता हुआ करती थी। हड़प्पा की सभ्यता की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, तो बहुत ही सिविलाइज्ड थे। ठीक है, उस समय अगर आप देखोगे जो अमेरिका है या फिर अन्य यूरोपियन कंट्रीज हैं, उस समय कहीं आदि मानव की तरह, ठीक है, जंगल में आखेटक यानी शिकारी के रूप में घूम रहा होगा। उस समय हम लोग बहुत ही सभ्य थे, इंडियन सिविलाइजेशन बहुत ही सभ्य था। भारत में बहुत बार ऐसे आक्रमण हुए बाहर के विदेशियों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा, सीधा सीधे कहें लुटेरों के द्वारा, जो यहाँ लूटने आए थे। ठीक है, तो इसके बावजूद भी जो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृतियां हैं वो बरकरार है। ठीक है, हमारे अंदर निहित है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो ज्ञान है हमारे हम तक पहुंचते हैं, संस्कार जो हम तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसी बारे में, इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि हमारी सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता है, वो अपनी नींव पर बहुत ही मजबूत है, और यही कारण है कि गुजरते हुए समय के साथ वो क्या है तो उसका सामना करते हुए, सफलतापूर्वक सामना करते हुए अभी भी क्या है तो वजूद में है, उसका अस्तित्व है। जबकि बहुत सारे जो एंशियंट सिविलाइजेशन थे, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, वो नष्ट हो गई समय के साथ। आप रोम की सभ्यता के बारे में बात कर लें, या फिर इजिप्ट की सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता के, या ग्रीस यूनान की सभ्यता के बारे में बात कर लें, ठीक है, सब के सब गायब हो गए समय के साथ। लेकिन जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो अभी भी मौजूद है। यहाँ तक कि अभी देखिए विश्व को योगा, विश्व बंधुत्व, ठीक है, इस सब का जो ज्ञान दिया वो भारत की सभ्यता और संस्कृति से ही विश्व को मिला। आयुर्वेद, ये सारी चीज। तो जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है वो अपनी नींव पर बहुत ही मजबूत है, और गुजरते हुए समय के साथ उसका सामना करने में वो भी बहुत ही सफल है, और यही कारण है कि उसका अस्तित्व आज भी है। इसी के संदर्भ में हम देखेंगे पूरे चैप्टर में, जहां वो महात्मा गांधी जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन की तारीफ करते हुए नजर आते हैं,
और इसकी तुलना जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से करते हैं और उसकी कमियों को वहां पर बताते हैं, गिनाते हैं। इसके आगे द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो पश्चिम की सभ्यताएं हैं, इसे आप यूरोपियन सभ्यता कह सकते हैं या मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी। जो पश्चिम की सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका झुकाव कहाँ है, किस तरफ झुकाव है, तो बढ़ावा किस चीज को देता है, महत्व किसको देता है, प्रिविलेज किसको देता है, महत्व किसको देता है, तो मेटेरियलिटी को देता है, यानी धन, यानी भौतिक चीजों के उपार्जन को वो बहुत ही महत्व देता है। यानी भौतिकत्व, इसको हिंदी में कहें एक वर्ड होता है, लेकिन इसका ऐसे समझिए कि जिसके पास जितना संपत्ति है वो उतना ही ज्यादा प्रॉस्पर माना जाता है, उसको उतना ही ज्यादा खुश माना जाता है, यानी मेटेरियलिटी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उस सभ्यता की झुकाव जो है उसी तरफ है ना। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, जो पश्चिम की सभ्यताएं हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन है या फिर आधुनिक सभ्यता है, वो एक तरह से कहें उपभोक्तावाद को ज़्यादा महत्व देती हैं। उपभोक्तावाद जो है उसमें क्या है, तो उपभोग ही क्या है, तो एक तरह से प्राइम कंसर्न होता है, एक मुख्य प्रायोरिटी होती है, ठीक है, महत्व वाली चीज़ें होती है जिसमें उपभोग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और आज के समय में वैसा ही है, हमारे यहाँ भी इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग, और ये कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। ये जो पश्चिम की सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की तुलना ही नहीं कर सकता, उसके सामने टिक ही नहीं सकता है, उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। दैट एलिवेट्स, जो क्या करता है, ऊपर उठाता है। एलिवेट्स मतलब होता है ऊपर उठाना या किसी चीज़ को बढ़ावा देना, महत्व देना। किस चीज़ को महत्व देता है, तो मॉरल बीइंग यानी नैतिक होने को महत्व देता है, यानी नैतिकता को महत्व देता है। चलिए, तो अब पैराग्राफ वाइज हम लाइन टू लाइन क्या है तो इसको इसका हिंदी मीनिंग और इसका अर्थ, इसके साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला लाइन है इसका, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। द सिविलाइजेशन इंडिया, जो भारतीय सभ्यता है, हैज इवॉल्व, जो विकसित हुई है, इज नॉट टू बी बीटेन, उसे कोई भी पीछा नहीं छोड़ सकता है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी सभ्यता भारतीय सभ्यता को पीछे नहीं छोड़ सकता। यानी कहने का मतलब है गांधी जी को पूर्ण विश्वास है, ये विश्वास करते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है वो दुनिया की अन्य सभ्यताओं में सबसे आगे है, ठीक है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, इसका सिनोनिम्स जो है, इसका पर्यायवाची वर्ड जो है वो फोर फादर्स यूज भी होता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, ठीक है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यानी हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए एक तरह से जो ज्ञान, नॉलेज या फिर अन्य क्षेत्रों में जो संस्कार है, संस्कृति है, उसका बीज बोया है, वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फिर गांधी जी इसके बारे में तर्क देते हैं, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा रोम वेंट, रोम चला गया, यानी कहने का मतलब है रोम की सभ्यता खत्म हो गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, फेट मतलब होता है भाग्य, ठीक है, फेट का मतलब होता है भाग्य, तो ग्रीस यानी यूनान, उसने भी वही भाग्य प्राप्त किया। कहने का मतलब जिस प्रकार से रोम नष्ट हो गया, रोम की सभ्यता खत्म हो गई, ठीक उसी तरह से यूनान की सभ्यता भी खत्म हो गई। द माइट ऑफ द फेराओज, माइट मतलब होता है ताकत, शक्ति। फेराओ क्या है, तो इजिप्ट के जो राजा होते थे उनको फेराओ कहा जाता था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है फेराओज कौन थे, ठीक है, तो किंग ऑफ इजिप्ट, तो इजिप्ट के राजा को फेराओ कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज, तो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। द माइट ऑफ फेराओज वाज ब्रोकन, जो फेराओ, जो मिस्र के राजा यानी इजिप्ट के जो राजा थे, किंग थे, उनकी शक्ति, उनकी जो क्षमता थी, उनकी जो ताकत थी, वो भी टूट गए, चकनाचूर हो गए। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान जो है वो भी क्या होगा, तो पश्चिमीकृत हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया, यानी वह भी जो है पश्चिम की सभ्यता, संस्कृति के अधीन हो गया, उसका अनुसरण करने लगा।
ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। गांधी जी कहते हैं कि चाइना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बट इंडिया इज स्टिल, इंडिया अभी भी समहाउ और अदर, जैसे भी हो, साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर अभी भी क्या है तो मजबूत है। यानी भारतीय सभ्यता जो है वो उसकी जो नींव है उस पर क्या है तो मजबूत है। कहने का मतलब हो गया कि भारतीय सभ्यता अभी भी अपनी जो नींव है उसको नहीं भूला है। गांधी जी का कहना था कि अपने घर की जो दरवाजे हैं खिड़कियां हैं उसे खुले रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर की जो ताज़ी हवा है वो घर में आ सके, साथ ही साथ जो घर की जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर जा सकें। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हवा बाहर से आ रही है वो हमारी नींव को उड़ा ना ले जाए। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब यही था कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसको हमें बचाए रखना है। हमें पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति तो से सीखना तो है, बट उसका अंधा अनुसरण नहीं करना है, जैसा कि अभी के समय में हो रहा है। यानी हमारे यहाँ भी उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिल रहा है। चलिए पैराग्राफ 1 का अगला नेक्स्ट लाइन जो है उसको हम देखते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेशंस। गांधी जी उसके बाद कहते हैं द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेशंस फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। एक समय था जब जो यूनान की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता, रोमन सिविलाइजेशन था, ये सभी अपने एक तरह से बहुत ही विख्यात था, सुविख्यात हुआ करता था। अपने एक तरह से कहें कि बहुत ही सुविकसित हुआ करता था, लेकिन वो भी नष्ट हो गया, समय के साथ खत्म हो गया। तो गांधी जी कहते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं वो किससे सीखते हैं, तो उनके जो यूनान के जो लोग हैं या जो रोम की जो लोग थे उनके द्वारा जो लिखा गया था, जो किताबें थीं, ठीक है, उनसे वो सीखते हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि वो उनसे सीखते हैं, यानी ग्रीस और रोम से, जो कि अपनी पूर्व की ख्याति में, फॉर्मर ग्लोरी, उनकी जो प्रसिद्धि थी उसमें ज़्यादा समय तक अस्तित्व में वो नहीं रह पाया था। यानी ज़्यादा समय तक जो है वो सभ्यता सुविकसित नहीं रह पाया, वो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी जो यूरोप के लोग हैं वो ग्रीस और रोम से ही क्या है तो सीखते हैं। ठीक है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द यूरोपियंस, imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome, such is their pitiable condition. In trying to learn from them, या them होगा, ठीक है, उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपियंस जो हैं इमेजिन, ये कल्पना कर लेते हैं कि डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, जो गलती ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो गलती यूनान और रोम ने किया था, ठीक है, उन गलतियों से वो क्या करेंगे तो खुद को बचा लेंगे, ऐसा जो यूरोपियंस हैं वो कल्पना कर लेते हैं। सच इज देयर पीटिएबल कंडीशंस, तो जो उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है, गांधी जी कहते हैं। कहने का मतलब होगा कि गांधी जी का कहना है कि जो यूरोपियंस हैं, जो अभी के यूरोपियंस हैं, उनकी एक इस तरह की दयनीय स्थिति है कि वो जो ग्रीस और रोम, जो कि एंशियंट यूरोपियन सिविलाइजेशन है, उससे उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके जो लेखन है, उनसे वो सीखने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो कल्पना कर लेते हैं कि वो जो गलती यूनान और रोम ने किया था उसको वो दोहराएंगे नहीं, उससे वो बचने का प्रयास करेंगे। गांधी जी इसको कहते हैं कि उनकी जो स्थिति है इतनी पीटिएबल है, कंडीशन पीटिएबल है, इसका मतलब है कि दयनीय है। इसके आगे है इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ,
के बीच, इन द मिडेस्ट का मतलब होता है के बीच, ऑफ ऑल दिस का मतलब, या पूरा का अगर मीनिंग लेंगे तो इन सब के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है वो अडिग है, स्थिर है, मतलब वो अपनी जगह में है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी खूबसूरती है। यहाँ ग्लोरी का मतलब है खूबसूरती, ब्यूटी। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, चार्ज का मतलब होता है आरोप, ठीक है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ये भारत के खिलाफ एक आरोप है, दैट हर पीपल, कि उसके जो लोग हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, इतने असभ्य हैं, इग्नोरेंट, जाहिल हैं, मूर्ख हैं, एंड स्टोलिड, स्टोलिड का भी अर्थ होता है मंद बुद्धि, ठीक है। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, उनको मतलब इतने वो जाहिल हैं, इतने असभ्य हैं, या फिर इतने मंद बुद्धि हैं कि ये संभव ही नहीं है कि उनको प्रेरित किया जाए, इंड्यूस किया जाए, ठीक है। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी भी तरह के परिवर्तन को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये आरोप है भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, कि वो असभ्य हैं, मंदबुद्धि हैं और मूर्ख हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, गांधी जी कहते हैं कि ये जो आरोप है वास्तव में रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारी मेधा, हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता के खिलाफ है। आप इसे समझिए, भारत में जो क्रिश्चियनिटी का जो प्रचार प्रसार हुआ, या फिर ब्रिटिश रूल का आना, ये सभी चीज़, या फिर मॉडर्न एजुकेशन, ये सारा कंसेप्ट इसी पर आधारित है। अंग्रेजों का मानना था कि जो भारतीय होते हैं मंदबुद्धि होते हैं, असभ्य हैं, उन्हें हम सभ्य कर रहे हैं, ये उनका कंसेप्ट था, ठीक है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ये कह रहे थे कि इंडिया के खिलाफ ये एक आरोप है, चार्ज है, कि उसके लोग जो हैं वो असभ्य हैं, मंदबुद्धि हैं, मूर्ख हैं, जबकि भारत का एक अपना इतिहास है, और उस इतिहास में कभी विश्व जो है भारत से शिक्षा ग्रहण किया करने के लिए भारत के जो बिहार है वहाँ आया करते थे। इसके अलावा जो अगर आप भारत के वेदों के बारे में जानकारी आपको होगी, ठीक है, तो हर तरह की जो जानकारियां हैं, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत समृद्ध था। तो इस प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि ये वास्तव में हमारी जो मेधा है, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो बुद्धि है, इसके खिलाफ क्या है, तो आरोप है। ये आरोप है, एलिगेशन है, चार्ज है, बट सच नहीं है। आरोप होने का मतलब सच नहीं होता है, तो इसीलिए सच नहीं माने कि हम असभ्य हैं, या इग्नोरेंट हैं, मूर्ख हैं, या फिर स्टोलिड हैं, मंदबुद्धि हैं। पैराग्राफ 2 का ही अगला लाइन है, व्हाट वी हैव टेस्टेड and found true on the anvil of experience, we dare not change। लेकिन गांधी जी कुछ हद तक ये स्वीकार करते हैं कि जो हमने परीक्षण किया, ठीक है, फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के, एनविल का मतलब होता है, इसको हिंदी में धौकनी कहते हैं। चल में जो लोहार होते हैं वो एनविल का प्रयोग करते हैं, जो क्या करते हैं, तो लोहे के औजार बनाने के लिए, ठीक है, तो लोहे को पहले तो गर्म किया जाता है, इसके लिए वो उसको आग को तेज करने के लिए वो हवा देते हैं, ठीक है, तो एनविल है। और एनविल जो होगा उस पर क्या है, तो इन्होंने कहा कि अनुभव का जो एनविल है, धौकनी है, उस पर वो कहते हैं कि उन्होंने जो परीक्षण किया है और जो पाया है वो यह सच है, वी डेयर नॉट चेंज, हम किसी तरह के परिवर्तन के लिए साहस नहीं करते हैं, वी डेयर नॉट चेंज। Many thrust their advice upon India। तो गांधी जी कहते हैं कि कई लोग हैं जो कि भारत पर अपने सलाह देते हैं, विचार देते हैं, ये करना चाहिए, भारत में ये होना चाहिए, भारतीय लोगों को इस तरह की बातें करनी चाहिए, है ना, बहुत सारे एडवाइस। थर्स्ट का मतलब होता है हमला करना, यानी बौछार कर देते हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है, सलाहों का। एंड शी रिमेन्स स्टडी, लेकिन वो स्थिर रहती है, डिग रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन बातों का। दिस इज हर ब्यूटी, ये उसकी खूबसूरती है, ये भारत की खूबसूरती है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और ये हमारी जो आशा है उसका क्या है, तो एक सुरक्षा कवच है। सीट एंकर का मतलब होता है सुरक्षा, सिक्योरिटी है, ठीक है, तो हमारी आशाओं की क्या है, तो एक तरह से सुरक्षा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि हमने जो परीक्षण किया है, तो हमने ये सच पाया कि हम जो है वो बदलाव के लिए प्रयत्न नहीं करते या साहस नहीं करते,
किसी भी तरह के बदलाव के। अब देख लो, अभी की बात कर लेते हैं कि अभी तो गांव में बहुत सारी बातें होती हैं, इवन गांव में रहने वाले लोग जो हैं, ठीक है, वो शिकायत ज़रूर करते हैं कि सड़क अच्छे नहीं बन रहे हैं, जो है डीलर जो है वो क्या कर रहा है, तो कम अनाज दे रहा है, पैसा ज़्यादा ले रहा है, शराबबंदी के बावजूद भी शराब बिक रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, लेकिन वो अपने लोगों से ही सवाल करना भूल जाते हैं जिसे उन्होंने चुना था अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। हम बदलाव चाहते नहीं हैं, वो हम सोचते हैं कि कोई आएगा और फिर हमारे लिए वो सुधार करेगा, जबकि हमें ही करना होता है। ठीक है, लोग ये बहाना करते हैं कि ऐसा होते ही आ रहा है, मतलब अंधकार हमेशा से है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी सूर्योदय नहीं देखा। चलिए, तो बहुत सारे लोग जो है वो भारत के संदर्भ में सलाह देते हैं, मशविरा देते हैं, लेकिन भारत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी रिमेन्स स्टेडी। और गांधी जी कहते हैं यही उसकी खूबसूरती है, और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारी आशाओं के लिए एक सुरक्षा कवच है, सीट एंकर है, सिक्योरिटी है। चलिए, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ 3। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। यानी इस पैराग्राफ में हमको सिविलाइजेशन के बारे में जो महात्मा गांधी उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसकी परिभाषा दे रहे हैं। तो एक तरह से आपको या तो एमसीक्यू में भी यहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन, ठीक है, या फिर गांधी जी ने सिविलाइजेशन के लिए क्या कहा है, यानी सिविलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया है, वो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट है। मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कंडक्ट, आचरण की विधि, ठीक है, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, हमारा आचरण क्या है, ठीक है। तो वास्तव में सभ्यता यानी सिविलाइजेशन क्या है, इसका संबंध जो है हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से है, ठीक है। विच पॉइंट्स आउट, जो कि दिखाता है हमें, टू मेन, व्यक्ति को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के मार्ग को बताता है। यानी हमारा कर्तव्य क्या है ये बताता है। सभ्यता जो है वो क्या है, आचरण की विधि है, आचरण का तरीका है, जो हमें बताता है किस चीज को, कर्तव्य पथ को, ठीक है, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए ये हमको दिखाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में बुजुर्ग हैं या कहीं बाहर बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो ये परिवार हम लोगों के परिवार में उनका सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक है, उनकी सेवा की जानी चाहिए। हमारे संस्कृत में भी बहुत सारे श्लोक हैं जो कि वो ये कहते हैं कि बुजुर्गों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अलग अलग संदर्भों में, जीवन के अलग अलग जो संदर्भ हैं, पहलू हैं, उसमें हम अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं या इवन हम प्रकृति, इन सब के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, ये हमें बताता है हमारी सभ्यता के बारे में। यानी सभ्यता क्या है, तो मोड ऑफ कंडक्ट है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य पथ को दिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। महात्मा गांधी कहते हैं कि कर्तव्य का निर्वहन करना, ठीक है, उसका पालन करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी यानी नैतिकता का अनुसरण करना, उसका पालन करना, आर कन्वर्टिबल टर्म्स परिवर्तनीय पद हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम नैतिकता का पालन करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम अपने कर्तव्य का भी पालन कर रहे हैं, यानी दोनों एक ही चीज हुई, एक ही बात हुई। इस प्रकार से सिविलाइजेशन क्या है, तो आचरण की विधि है जो हमें बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य का पालन करने का अर्थ ही होता है कि हम नैतिकता का पालन कर रहे हैं, या नैतिकता का पालन करने का अर्थ होता है कि हम कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। पैराग्राफ 3 का ही आगे का लाइन है, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। गांधी जी कहते हैं कि नैतिकता का अनुपालन करना, ऑब्जर्व मॉरलिटी नैतिकता का पालन करना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। यहाँ पैशन का बहुत सारा मीनिंग होता है। पैशन का मतलब जुनून भी होता है, किसी काम के प्रति हम अपने अंदर जुनून रखते हैं तो वो उसमें सफलता की चांसेस जो है बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पैशन का मतलब है लालसा, इच्छा, कामना, ठीक है। तो ये पैशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो हमारी लालसा है, इच्छा है, ठीक है, और जो हमारा मन है, आवर माइंड्स,
इन पर हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, मास्टरी मतलब होता है विजय, जीत। तो मन पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लालसा पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। किससे? टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, यानी नैतिकता के अनुपालन से। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। नैतिकता के पालन करने का अर्थ है अपने मन और जो लालसा है इस पर विजय प्राप्त कर लेना। गांधी जी आगे लिखते हैं, सो डूइंग वी नो आवर सेल्स। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। सो डूइंग मतलब ऐसा करते हुए, मतलब कैसा करते हुए? नैतिकता का पालन करते हुए, यानी हम अपने मन और अपनी लालसा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करते हुए वी नो आवर सेल्व्स, हम खुद के बारे में अधिक जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजरात में इसके समानार्थ यानी समानार्थी शब्द की बात करेंगे। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का समानार्थी शब्द है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। यानी अच्छे आचरण को ही गुजराती में कहा जाता है सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। चलिए अब पैराग्राफ फोर्थ में पहुंचते हैं। यहां गांधी जी कहते हैं पैराग्राफ 3 में जो सिविलाइजेशन के संदर्भ में उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दी है कि सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, तो नैतिकता का अनुपालन करना है, ठीक है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अपने मन और अपनी लालसा पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अगर सभ्यता के बारे में ये सही है कि अच्छा आचरण ही सभ्यता होना है, सभ्य होना है, अगर ये परिभाषा सही है, देन इंडिया, तब भारत, एज सो मेनी राइटर, ऐसे कई लेखक जो हैं, हैव शोन, उन्होंने दर्शाया है, हैज नथिंग टू लर्न, भारत को कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी से भी नहीं, कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, भारत जैसा है उसे वैसा ही होना चाहिए था। कहने का मतलब है कि अगर सिविलाइजेशन के बारे में ये परिभाषा अगर सही है कि सिविलाइजेशन का अर्थ गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण होता है, नैतिक आचरण होता है, नैतिक व्यवहार होता है, तो निश्चित रूप से जो है कि भारत को किसी अन्य सभ्यता, किसी अन्य व्यक्ति से सीखने की आवश्यकता नहीं है, यानी भारत जैसा है वैसा ही सही है। चलिए अब हम पैराग्राफ 5 की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी कहते हैं, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, गांधी जी कहते हैं वी नोटिस, हमने ध्यान दिया है या फिर हमने देखा है, दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन जो होता है वो क्या है, तो एक अस्थिर बेचैन पक्षी की तरह होता है, यानी वो स्थिर नहीं होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, उसे जितना मिलता है, जितना प्राप्त होता है, उसे उतना ही उसकी जो इच्छा है, चाहत जो है वो बढ़ती चली जाती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और जब उसे बहुत कुछ मिल भी जाता है तब भी वो असंतुष्ट ही रहता है। अनसेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट, यानी उसको संतोष नहीं होता। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, हम अपनी लालसा, ठीक है, हमारी जो इच्छाएं होती है उसको पूरा करने में हम जितना संलिप्त हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, इंडल्ज मतलब होता है संलिप्त होना, खुद को उसमें शामिल कर देना। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वो पैशन, वो इच्छा, वो लालसा जो है वो और भी बेलगाम हो जाती है, अनब्रिडल्ड हो जाती है। ठीक है, अनब्रिडल्ड का मतलब होता है बेलगाम। ठीक है, तो यानी जितना हम उसमें शामिल होने लगते हैं, जितना हम संलिप्त होने लगते हैं अपनी लालसाओं को पूरा करने में, वो उतना ही क्या होता है, तो बेलगाम होता चला जाता है। हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, फोर फादर्स हैं, देयरफॉर, इसीलिए सेट ए लिमिट, उन्होंने एक सीमा तय कर दी है, टू आवर इंडल्जेंसेस, हमारी संलिप्तता के लिए उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी है। दे सॉ डैट, उन्होंने देखा था, हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशंस, उन्होंने पाया था कि जो खुशी है वो वास्तव में क्या है, तो एक मानसिक स्थिति मात्र है। ठीक है, इसी के संदर्भ में, इस हैप्पीनेस के संदर्भ में आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर, उनका मानना है या उनका कहना है कि आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ समवन समथिंग। ठीक है, इसकी बजाय हमें सिर्फ ये कहना चाहिए आई एम हैप्पी,
यानी हमारे खुश होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की वजह से खुश हैं, किसी चीज़ की वजह से, किसी के होने की वजह से। तो ये जो हैप्पीनेस है वो शाश्वत नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो नश्वर है। ठीक है, कोई व्यक्ति हमारे बहुत पास है, बहुत करीब है, और हमारा फीलिंग्स उसके साथ जो है बहुत ही अटैच्ड है, तो हम सोचते हैं कि उसके होने से हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो भी तो नश्वर है। उसके चले जाने से वो जो खुशी है हमारे अंदर वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी जो खुशी है उसका आधार कोई व्यक्ति, कोई वस्तु ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम खुश हैं, बस खुश हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं उनका ये मानना था कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो संपूर्ण रूप से अगर कहें तो एक तरह से मानसिक स्थिति मात्र है। ठीक है, यानी आपके पास जो है बहुत सारा सामान है, वस्तुएं हैं, ठीक है, आप लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप खुश ही होंगे। इसके संदर्भ में भी उन्होंने लॉजिक दिया है, तर्क दिया है, जो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ 5 में उन्होंने कहा कि जो मन है वो क्या है, तो एक अस्थिर पंछी की तरह है जो कि भटकते रहता है। मन जितना इसे प्राप्त होता है वो उतना ही उसकी चाहत बढ़ती चली जाती है, यह कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारी इच्छा है, आवश्यकता है, उस पर उन्होंने क्या किया है, तो एक तरह का सीमा निर्धारित कर दिया है। ठीक है, कि हम कितने हद तक जो है इसमें संलिप्त हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारी जो अपने दोहा पढ़े होंगे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ठीक है, तो ईश्वर से जो है वो प्रार्थना करते हैं कि हमें उतना ही दिया जाए संसाधन, जिसमें क्या है तो कुटुंब समाए, यानी जो परिवार है वो उससे उसका काम चल जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो मैं भी ना भूखा रहूं, और जो साधु हैं जो कि हमारे दरबार पर आते हैं, ठीक है, मांगने के लिए, वो भी भूखा ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पूर्वजों की हमारे पूर्वजों का ये मानना था कि जितना हम अपनी लालसाओं को पूरा करने में संलिप्त होते हैं, ये उतना ही बढ़ते चला जाता है, बेलगाम होते चला जाता है। और निश्चित रूप से जो खुशी है वो एक मानसिक स्थिति मात्र है। हम किसी वस्तु, व्यक्ति, इन सब के आधार पर खुश नहीं हो सकते। चलिए, तो पैराग्राफ 5 में हमने देखा, गांधी जी मन के बारे में बता रहे थे कि मन जो है एक अस्थिर चिड़िया की तरह है, बेचैन है, वो स्थिर नहीं है। ठीक है, उसे जितना मिलता है वो उतना ही और चाहता है। तो पैराग्राफ 6 में जो है उसी हैप्पीनेस के बारे में, व्यक्ति के खुशी के बारे में, उसी पर वो तर्क दे रहे हैं। गांधी जी का तर्क है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक व्यक्ति जो है आवश्यक रूप से हम नहीं कह सकते हैं नेसेसरली कि वह खुश होगा क्योंकि वो अमीर है। यानी अमीर होने का मतलब उसके पास भौतिक संसाधन का अंबार है। ठीक है, उसको कोई कमी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो खुश ही होगा। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और वो खुश नहीं होगा क्योंकि वो गरीब है, मतलब उसके पास संसाधन की कमी है। जरूरी नहीं है कि इस वजह से व्यक्ति जो है वो खुश ना हो। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। ऐसा पाया गया है कि जो अमीर हैं वो ना खुश पाए जाते हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। हम देखते हैं कि एक रिक्शा चालक जिसके पास संसाधन नहीं है, वो रिक्शा पर भी कहीं भी अच्छी नींद ले लेता है। द पुअर टू बी हैप्पी, और ऐसा देखा गया है कि जो मतलब साधनहीन व्यक्ति हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, ठीक है, वो खुश पाए गए। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, लाखों लोग जो हैं वो गरीब ही रहेंगे, साधनहीन ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सब देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, ये सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें क्या किया है, हमें रोका है किस चीज से, तो विलासितापूर्ण लग्जूरियस लाइफ, आमोद प्रमोद का जो जीवन है, प्लेजर्स, ठीक है, विलास, दोनों को अगर मिलाकर देखेंगे तो मीनिंग सेम ही है, लग्जूरियस एंड प्लेजर्स, यानी विलासितापूर्ण जीवन जीने से हमें रोका है हमारे पूर्वजों ने। यही सब देखते हुए, यानी हमारे पूर्वजों का खुद का स्वयं का यह अनुभव रहा है कि जो अमीर आदमी है, जो संसाधन से
कहें तो समृद्ध हैं, फिर भी वो खुश नहीं हो पाए जाते हैं, जबकि एक साधनहीन व्यक्ति है वो बहुत ही खुश है। तो खुशी का आधार संपत्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो कहते हैं कि ऐसे में जो मिलियंस है, लाखों लोग जो हैं वो गरीब रह ही जाएंगे। ऐसा देखते हुए गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें रोका है विलासितापूर्ण जीवन जीने से। ठीक है, चलिए पैराग्राफ 6 में आगे बढ़ते हैं। वी हैव मैनेज्ड विद सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। वी हैव मैनेज्ड विद सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हजारों साल पहले। ठीक है, प्लॉ का मतलब हल होता है, जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें प्लॉ का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से कहें जो औजार, जो तरीका हजारों साल पहले हमारे पूर्वज प्रयोग करते थे, हमने आज भी उसको बरकरार रखा है। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। हजारों साल पहले जो कुटिया थी, ठीक है, कुटिया का मतलब क्या है? सिंपल लाइफ जीना। हमारे पास अगर देखें तो बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें राजा, इवन राजा तक, भगवान तक को भी क्या है तो वनवास जाना होता है, कष्ट भोगने होते हैं, उन्हें भी क्या होता है तो एक सिंपल जीवन जो है वो जीना होता है, एक आदर्श स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो हम अगर देखें तो जो हजारों साल पहले जो कुटिया थी आज भी बरकरार है। आज भी हमारे यहाँ साधु संत पाए जाते हैं। ठीक है, संन्यास जैसी जो है वो प्रथा आज भी हमारे यहाँ है ना। ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास जीवन, पूरे जीवन को इस प्रकार से क्या किया गया तो बांटा गया। और आज भी हम लगभग इसी तरह से क्या करते हैं तो इसका आचरण करते हैं। हालांकि इसमें जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इसका प्रभाव आज के समय में देखा जा रहा है। ठीक है, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। जो पहले के समय में हमारे यहाँ कुटिया हुआ करता था, वही कॉटेजेस जो हैं आज के समय में भी पाया जाता है। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति थी, रिमेन्स द सेम एज बिफोर, उसी तरह से है जैसा कि पहले था। हालांकि गांधी जी जब ये कह रहे होंगे उस समय हो सकता था, लेकिन अभी के समय में अगर हम देखेंगे तो हमारी एजुकेशन सिस्टम है जो है वो अब वैसा नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ जो है मार्क्स के लिए, जो है मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ाई होती है, ज्ञान के लिए जो है वो पढ़ाई अब शायद नहीं होती है। ठीक है, स्टेटस के लिए पढ़ाई होती है, ज्ञान के लिए पढ़ाई नहीं होती। एजुकेशन जो है मार्क्स के लिए होती है। इसलिए हम देखते हैं कि ना तो कोई योग्य जो बच्चा है, विद्यार्थी है, जो योग्य व्यक्ति बन पाता है, मानव संसाधन बन पाता है आगे चल करके। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी कमियां हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ चुकी। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो पद्धति, शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति थी वो आज भी विद्यमान है। ठीक है, आज भी हम देख सकते हैं गाँव में जो है या बहुत जगह जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपने संतानों को बताते हैं। ठीक है, उनसे उनको वंचित नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, उनमें वो संस्कार देते हैं। तो ये सारी चीज हैं अभी भी विद्यमान है। पैराग्राफ 6 में गांधी जी आगे लिखते हैं, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन। हमारे पास ऐसी कोई पद्धति नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें जीवन को क्षय करने वाला प्रतिस्पर्धा जैसी बातें होंगी। ठीक है, हालांकि अभी के समय में एजुकेशन की बात करें, ठीक है, हम देखते हैं कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, 1-2 मार्क्स से पीछे हो जाते हैं, टॉप नहीं कर पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। उसमें वो क्षमता नहीं है, वो एक तरह से कहें बस मार्क्स नहीं लाया तो उसी को वो समझ लेते हैं कि यही असफलता का प्रमाण है। ठीक है, मार्क्स लाना ही उसे सफलता मान लेते हैं, जबकि ये कुछ भी नहीं है। इज फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेज। गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो था वो अपना पेशा, अपना ऑक्यूपेशन जो है वो उसका अनुसरण करते थे, उनका अपना अपना पेशा था, और ट्रेड या व्यापार करते थे। एंड चार्ज रेगुलर वेज, उनकी जो मेहनताना थी वो रेगुलर है ना, नियमित रूप से उनको मिलती थी। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। गांधी जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम मशीनरी जो है, मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, यहाँ हमने आपको पहले बताया था कि एंसेस्टर्स का जो सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची होता है, वो फोर फादर्स है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि
वर्ड्स जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एंसेस्टर्स पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें फोरफादर्स यानी पूर्वज, ठीक है। इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनका मानना था या उन जानते थे यदि हम अपना हृदय अपना दिल जो है इन चीज़ों के पीछे लगा देंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, गुलाम हो जाएंगे हम, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और जो नैतिकता है उसको हम खो देंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको ये भय था कि अगर हम मशीनों को ईजाद करते हैं आविष्कार करते हैं तो इससे क्या होगा, तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे और जो नैतिकता है वो उसका पतन हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी के समय में आप देख सकते हैं, पैराग्राफ 6 में ही आगे है, दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, दे यहां पर है फोर फादर्स यानी हमारे एंसेस्टर्स, इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज जो हैं आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, काफी विचार विमर्श, डेलिब्रेशन का मतलब था विचार विमर्श करना, तो काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइडेड निर्णय किया होगा, दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, तो उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि हमें वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ मतलब भगवान, यानी कर्म को प्रधानता देते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमारे परिवार में ऐसे बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं जो अभी भी काफ़ी स्वस्थ पाए जाते हैं, जबकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार पाए जाते हैं, चश्मा लगाए रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो घर कर जाती हैं, मोटापा के शिकार हो जाते हैं, जबकि हमारे जो दादा दादी हैं वो अभी भी क्या होते हैं, तो स्वस्थ होते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि our real happiness, जो हमारी वास्तविक खुशी है, and जो स्वास्थ्य है, health है, consisted in a proper use of our hands and feet. अपने हाथ और पैर के उचित प्रयोग करने से उसी में क्या है, तो निहित है, शामिल है। यानी अगर हम अपने हाथ और पैरों का प्रयोग जो है सही ढंग से करें, यानी उसका इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, यानी काम करें, शारीरिक मेहनत करें, तो हम स्वस्थ रहेंगे और खुश भी रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे पूर्वज हैं काफ़ी विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया होगा और उन्होंने निर्णय लेकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचा होगा कि हमें वही काम करना चाहिए, that we should only do what we could with our hands and feet, जो हम अपने हाथ और पैर की सहायता से कर सकते हैं, वैसा ही काम हमें करना चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम पैराग्राफ 7 की ओर बढ़ते हैं। They further reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance. They further reasoned that, reason का मतलब यहाँ पर है तर्क देना, उन्होंने आगे तर्क दिया है that large cities were a snare and a useless encumbrance. जो बड़े शहर हैं, लार्ज सिटीज जो हैं, वो एक तरह से जाल है, ट्रैप है, ठीक है। एंड ए यूजलेस बर्डन, बर्डन इनक्यूब्रेंस, इनक्यूब्रेंस का मतलब होता है बोझ, बर्डन है, ठीक है। तो बड़े शहरों को हमारे जो फोर फादर्स थे वो एक जाल मानते थे, ठीक है, ट्रैप मानते थे, और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो बड़े सिटी हैं, बड़े शहर हैं, एक तरह का क्या है, तो बोझ है, यूजलेस, ठीक है, अनुपयोगी, अनावश्यक बोझ है। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और जो लोग हैं वो बड़े शहरों में खुश नहीं रह सकते। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहां क्या होगा, चोरों का गैंग होगा, चोरों का झुंड होगा, समूह होगा, एंड रॉबर्स, लूटरों का गैंग होगा। प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, बड़े शहरों में जो है प्रोस्टिट्यूशंस और जो वाइस यानी दुरुपयोग है, और जो प्रोस्टिट्यूशन का अर्थ है दुरुपयोग, और वाइस का मतलब है बुराई, ये क्या होंगे, तो फलेंगे फूलेंगे, फ्लोरिशिंग का मतलब होता है फलना फूलना, विकसित होंगे, इन देम, बड़े शहरों में। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और जो गरीब लोग होंगे वो अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाएंगे। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, दे का मतलब यहाँ पर हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, देयरफॉर इसीलिए
सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, छोटे गांवों से ही वे संतुष्ट थे। कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज ये मानते थे कि जो बड़े शहर हैं वो एक तरह से जाल की तरह है, ट्रैप है, फंसाने का एक माध्यम है, और एक तरह से उसे यूजलेस इनक्यूम्बरेंस यानी बर्डन मानते थे, बोझ मानते थे, और जो लोग बड़े शहरों में रहेंगे वो खुश नहीं होंगे। वहाँ उन्होंने कहा कि चोर, लुटेरे, ठीक है, और जो बुराइयां हैं वो क्या होंगे तो फलेंगे फूलेंगे, जो गरीब होंगे वो अमीरों के द्वारा लूटे जाएंगे। इस वजह से जो हमारे पूर्वज थे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे, खुश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 8 है और पैराग्राफ 8 का जो लाइन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics. They saw that, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया, क्या पाया? That kings, जो राजा हैं, and their swords, और उनकी जो तलवारें हैं, यहाँ पर तलवार का मतलब है उनकी जो ताकत है, राजनीतिक ताकत है, पॉलिटिकल जो पावर है, ऑथोरिटी है, उसकी बात हो रही। were inferior, उसको inferior माना गया है, यानी कमतर माना गया है, नीचा माना गया। किससे? टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, जो नैतिकता की जो तलवार है उससे, उसके सामने उसको कमतर माना गया है, नीचा माना गया है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो धरती का सम्राट भी होगा ना, वो क्या होगा तो ऋषि और मुनियों से नीचे होगा। ठीक है, मतलब उससे कमतर होगा। उसके सामने में, ऋषि और मुनियों के सामने में, जो धरती का जो सम्राट है, पूरी धरती का जो उसका, धरती पर जो उसका अधिकार है, ताकत है, फिर भी वो क्या है तो ऋषि और मुनि के सामने में क्या है तो इन्फीरियर है, कमतर है, यानी उससे ज्यादा महत्व ऋषि और मुनियों को दिया जाता था। ए नेशन विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। गांधी जी कहते हैं कि एक राष्ट्र जिसके पास ऐसा संविधान हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जिसके पास ऐसा विधान हो, एक राष्ट्र जिसके पास ऐसा संविधान हो, लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ये ज्यादा उपयुक्त होगा किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, टू लर्न फ्रॉम अदर्स, इसकी बजाय कि हम किसी दूसरे से सीखें। कहने का मतलब कह रहे हैं गांधी जी कि हम किसी अन्य सभ्यता, पश्चिम की सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन, इन सब से सीखें, इससे ज़्यादा ये उपयुक्त होगा कि हम उनको सिखाएं। ठीक है, चलिए पैराग्राफ 8 में आगे है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। इस राष्ट्र के पास भी कोर्ट कचहरी है, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन वे सभी भी क्या थे तो एक सीमा के अंदर थे। दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। सभी जानते हैं कि इस तरह के पेशे को, वकील, डॉक्टर, इन सब, ये जो पेशा है, इसको खास तौर पर ज़्यादा सुपीरियर नहीं माना जाता था, यानी उच्चतर नहीं माना जाता था, बेहतर नहीं माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। Moreover, these wakils and vaids did not rob people. They were considered people's dependent, not their masters. ऐसा माना जाता, जो वकील हैं, जो वैद्य हैं, जो चिकित्सक हैं, जो इलाज करते थे, ठीक है, वो लोगों को लूटते नहीं थे। उन्हें माना जाता था पीपल्स डिपेंडेंट, यानी वो लोग पर निर्भर करते थे। ऐसा उन्हें माना जाता था कि जो वकील हैं, जो वैद्य हैं, वो लोगों पर निर्भर हैं, ना कि लोग उन पर निर्भर हैं, जैसा कि आज के समय में देखा जाता है। नॉट देयर मास्टर्स, वे लोगों के मास्टर नहीं थे, ठीक है, बल्कि वो लोगों पर निर्भर करते थे। चलिए पैराग्राफ 8 में ही आगे है। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, यानी जो न्याय की जो व्यवस्था थी वो ठीक ठाक ढंग से अगर कहें तो बहुत ही अच्छा था, फेयर। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। एक सामान्य नियम था कि जितना हो सके कोर्ट कचहरी से बचा जाए।
देयर वेयर नो डाउट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम। जैसे अभी के समय में जो है दलाल होता है, डाउट्स का मतलब दलाल ही है जो ठगने का काम करता है, ठीक है। ल्यूर का मतलब होता है ठगना, फंसाना, ठीक है। तो जो लोगों को फंसाते थे ऐसी चीजें उस समय नहीं पाई जाती थी। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। जो राजधानियां हुआ करती, जो बड़े शहर हुआ करते थे, ऐसा देखा गया नोटिसेबल कि इस तरह की जो बुराइयां हैं वो इन शहरों के आसपास ही पाया जाता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। जो आम आदमी थे वो स्वतंत्र जीते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। और वो अपने जो कृषि जो पेशा थी उसका अनुसरण करते थे, यानी वो कृषि करते थे और इस प्रकार से स्वतंत्र जीते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो वास्तव में जो स्वशासन होता है उसको वास्तव में एंजॉय किया था, यानी उसका आनंद उठाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे किस तरह के रूल को एंजॉय किया था। तो होम रूल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक ऑथर के बारे में, साथ ही साथ जो है पैराग्राफ नंबर 1 to 8 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे पैराग्राफ 9 से लेकर के 24 तक, लाइन टू लाइन उसको हम समझेंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो फिलहाल हम इसके आगे देखेंगे ऑथर्स एंड पैरा नंबर 1 to 8 तक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, इसके आगे का जो वीडियो है वो उसमें आप देखेंगे। आप लोग खुद से भी ट्राई करके देखेंगे कि क्या आपसे सवाल होता है अथवा नहीं है, ठीक है। तो हमने जो कुछ भी सीखा है जस्ट हमें टेस्ट करनी है, जस्ट इसके बाद जो हम वीडियो आपको दे रहे हैं इसी लेसन में आप आगे देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, एन ऑटोबायोग्राफी, पोएम। इसे पॉज कर लीजिए और आप अपना आंसर हमें कमेंट करिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि आप कितना सीखे। चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एन ऑटोबायोग्राफी, यानी सी नंबर क्वेश्चन। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सच के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी के आत्मकथा है। एन ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। दूसरा क्वेश्चन है इन द एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन विथ। तो ये जो निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसमें महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन की भारतीय सभ्यता की तुलना किस सभ्यता से करते हैं? ऑप्शन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऑल ऑफ दिस। आप अपना आंसर हमें कमेंट करिए। आपको हम बताते हैं इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ दिस। महात्मा गांधी जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से भी इसके कंपेयर करते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन से भी कंपेयर करते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है मेटेरियलिटी को प्रिविलेज देता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो मॉरल बीइंग को प्रिविलेज देता है, उसको एलिवेट करता है। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है द रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट वाज नोन एज। एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र, इजिप्ट अफ्रीका का एक देश है, कंट्री है, जहाँ दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर, नील नदी जो है वो बहती है। तो जो प्राचीन इजिप्ट था, इजिप्ट की सभ्यता थी, उस समय जो रूलर होते थे, उसके शासक होते थे, उसको क्या कहा जाता था? किंग, क्वीन, फेराओज, राजा। आप अपना आंसर हमें कमेंट करिए। इसका सही आंसर है फेराओज। क्वेश्चन नंबर 4, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन इज। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के लिए गुजराती में इसके समतुल्य या इसके समानार्थी क्या, कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, गुड कंडक्ट, नन ऑफ दिस। यानी कर्तव्य का पालन करना, मॉरलिटी का अनुसरण करना, नैतिकता का पालन करना, गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण, नन ऑफ दिस। आप अपना आंसर कमेंट करिए इसे पॉज करके और फिर मेरा आंसर चेक कीजिए कि आपका सही है या नहीं। तो इसका सही आंसर है गुड कंडक्ट। 5th नंबर क्वेश्चन हैं
आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ, हमारे जो पूर्वज थे वो संतुष्ट थे किससे? ऑप्शन है लार्ज सिटीज, स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेजेस, कैपिटल सिटीज। बड़े शहर, स्मॉल टाउन छोटे शहर, या स्मॉल विलेजेस छोटे गांव, या कैपिटल राजधानी वाली शहर। इसका आंसर आप कमेंट करें। सही आंसर है स्मॉल विलेजेस। 6th क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कौन से रूल, किस प्रकार के शासन व्यवस्था को ज़्यादा ही एंजॉय किया था? ऑप्शन है ब्रिटिश रूल, मोनार्की रूल, डेमोक्रेटिक रूल और होम रूल। तो आप इसका आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है होम रूल। ठीक है, क्वेश्चन ये सभी जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अलग अलग वर्षों में, तो इसे आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7th, किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ डैश, राजा और उनकी जो तलवार थी वो किससे कम थी, मतलब उन्हें किससे कमतर माना जाता था? मटेरियल प्रोग्रेस, इथिक्स, मॉडर्न इन्वेंशन, ऑल ऑफ द अबव। मटेरियल प्रोग्रेस से, भौतिक प्रगति से, या इथिक्स नैतिकता से, या मॉडर्न इन्वेंशन आधुनिक आविष्कार से, किससे उसको कम माना जाता था, कमतर माना जाता था? आप अपना आंसर कमेंट करें। सही आंसर है इथिक्स, यानी इथिक्स की जो तलवार है, नैतिकता की जो तलवार है, उससे जो राजा की तलवार है, राजा की शक्ति है, उसको कमतर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने हमें किस चीज़ से रोका है? मॉरल बीइंग, नैतिकता के पालन करने से, या परफॉर्मिंग ड्यूटी, कर्तव्य के निर्वहन से, या प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर का सही उपयोग करने से, या लग्जरीज एंड प्लेजर, विलासिता से बचने के लिए या विलासितापूर्ण जीवन जीने से रोका है? आप इसका आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है लग्जरीज एंड प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन? ऑप्शन है बेबीलोनियन, सीरियन, इजिप्टियन, ऑल ऑफ दिस। आप अपना आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। जितने भी यहाँ बेबीलोनियन, सीरियन, इजिप्टियन, ये सभी सभ्यता जो हैं वो वेस्टर्न, एंशिएंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही हैं। आज के इस लेसन का आखिरी सवाल है, विच सिविलाइजेशन डज एलिवेट द मोरल बीइंग, नैतिक होने को कौन सी सभ्यता जो है बढ़ावा देता है, उसको ऊपर उठाता है, उसको प्रिविलेज देता है, महत्व देता है? मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऑप्शन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, या यूरोपियन सिविलाइजेशन। आप अपना आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है इंडियन सिविलाइजेशन। बाकी के जो भी मॉडर्न सिविलाइजेशन है, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, या फिर यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ये तीनों के तीनों जो है वो क्या हैं, तो मेटेरियलिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, भौतिकतावादी को प्रमोट करते हैं, या फिर उपभोक्तावाद को प्रमोट करते हैं, मेटेरियलिज्म को प्रमोट करते हैं। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, तो मॉरल बीइंग को प्रमोट करता है। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम पढ़ेंगे पैरा नंबर 9 to 24 और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाएंगे।